नमस्कार। आज का मेरा पेपर है एमए उत्तरार्ध हिंदी का। प्रश्न पत्र है आधुनिक काल। मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज टीटवाना से। आज का शीर्षक है प्रसाद की कृतियों का विश्लेषण। प्रसाद का साहित्य विशाल, व्यापक और विविध वर्णीय है। प्रसाद ने अपनी रचनाओं का बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रकट किया है। कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक आदि विविध क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनकी प्रतिभा अपना परिचय देती है। कविता या काव्य के क्षेत्र में मुक्तक और प्रबंध दोनों की ही सृष्टि प्रसाद ने की है। काव्य हैं उनके। कविता की रचना की शुरुआत प्रसाद जी ने ब्रज में मुक्तक छंद लिखकर की। चित्राधार की भाषा ब्रज भाषा में रचा गया काव्य है। कुछ खड़ी बोली की कविताएं जो पहले ब्रजभाषा की कविताओं के साथ रखी गई थीं, चित्राधार के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित नहीं हुई। इस प्रकार चित्राधार को ब्रजभाषा का काव्य बना दिया। चित्राधार में पराग, मकरंद, बिंदु के अतिरिक्त अंतर्गत 62 मुक्तक कविताएं संकलित हैं। यह काव्य संग्रह भाव और कला की दृष्टि से भी संपन्न है। इतना अवश्य है कि पद योजना परंपरागत है। रीतिकालीन अनुप्रास प्रियता भी है और ब्रजभाषा के प्रचलित उपमानों का उपयोग हुआ है। प्रकृति चित्रण सुंदर है और सजीव मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है। चित्राधार के पश्चात कानन कुसुम का प्रकाशन हुआ। इसमें 40 कविताएं संकलित थीं। इसकी भाषा खड़ी बोली है। मुक्तकों के प्रकाशन में झरना और लहर महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। झरना में 25 और लहर में 43 कविताओं का संग्रह है। अगले संस्करण में इसकी कविताएं 55 हो गईं। लहर प्रसाद जी की प्रौढ़ प्रतिभा का परिचय देती है। इसमें लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोगों की ओर कवि का ध्यान है। छायावाद का आरंभ इसी से माना जाता है। प्रसाद की आध्यात्मिक रुझान के फलस्वरूप इस कविता संग्रह में रहस्यवादी कविता भी है। लहर की कविताओं में झरना की भाव भूमिका ही सुसंगठित विकास है। अशोक की चिंता, पैशोलू की प्रतिध्वनि, शेरसिंह का आत्मसमर्पण लंबी प्रबंध पद्धति लिखी कविताएं हैं। इन लंबी कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग है, किंतु प्रवाह मान्यता का कहीं भी अभाव नहीं खटकता। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का कथन है, इस प्रबंध कविताओं के अतिरिक्त शेष कविताओं में जीवन की सुख दुखमयी अनुभूतियों व यौवन की मादक अभिलाषाओं के चित्र अंकित किए गए हैं। प्रकृति चित्रण भी बड़ा सजीव है। किसी किसी कविता में पलायनवादी स्वर भी सुनाई देता है। रचना की दृष्टि से इनमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, उपचार वक्रता, मानवीकरण आदि की प्रधानता है। सभी रचनाएं कवि की प्रौढ़ अनुभूति और उत्कृष्ट कला की ओर संकेत करती हैं। अब है प्रबंध काव्य। मुख्य रूप से प्रसाद जी के 2 प्रबंध काव्य हैं, किंतु कुछ छोटे प्रबंध काव्य हैं। इनका सबसे पहला प्रबंध काव्य प्रेम राज्य है। इसका प्रकाशन 1909 में हुआ। इसी समय इंदु नामक मासिक पत्रिका छपी। यह 2 भागों में विभाजित एक ऐतिहासिक काव्य है। इसके पूर्वार्ध में विजयनगर के हिंदू राजा सूर्यकेतु और बहमनी वंश के यवन राजाओं के बीच होने वाली कालीकोट का वर्णन है, जिसमें मंत्री के विश्वासघात से राजा सूर्यकेतु हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तरार्ध में राजा के पुत्र चंद्रकेतु तथा मंत्री का कन्या ललिता के प्रेम और प्रेरणा का वर्णन है। यह एक छोटा सा काव्य है और इसकी रचना इतिवृत्तात्मक है। इसमें युद्ध वर्णन, प्रकृति चित्रण तथा प्रेम निरूपण का रूपांकन किया है। साथ ही यहाँ शिव के विशंभर रूप का वर्णन प्रसाद के शैव मतावलंबी होने की पुष्टि करता है। दूसरा कथात्मक प्रबंध काव्य वन विलन है। यह भी चित्राधार के द्वितीय संस्करण में संकलित है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की कथा के उत्तरार्ध का वर्णन है। इसमें प्रकृति चित्रण और कथोपकथन बहुत प्रभावकारी है। 1910 में प्रसाद जी के 2 छोटे छोटे
प्रबंधात्मक काव्य प्रकाशित हुए। अयोध्या के उद्धार और शोकोच्छ्वास। अयोध्या का उद्धार में ब्रजभाषा और इतिवृत्तात्मक शैली है। रचना की दृष्टि से इसकी सरलता स्पष्ट है। इसमें नागवंशीय कुंद के शासन से कुश द्वारा अयोध्या के उद्धार की कथा है। शोकोच्छ्वास सम्राट एडवर्ड के देहावसान पर लिखा गया था। यह शोक काव्य है जो रोला छंद के अंतर्गत लिखा गया है। आगे चलकर प्रेम पथिक नामक काव्य प्रकाशित हुआ, जो पहले ब्रजभाषा में था, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। सन 1914 में महाराणा का महत्व ऐतिहासिक कथा काव्य प्रकाशित हुआ। इस काव्य की शैली नाटकीय है। इसमें प्रकृति की कोमल और भयानक दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। आंसू प्रसाद जी का विरेचन काव्य है। वहीं उनकी निर्वैयक्तिकता की यात्रा भी शुरू होती है। आंसू के बाद ही प्रसाद जी परिक्रमा, कुंभ की मदिरा और निश्वास मलय के झोंकों के बाहर निकलते हैं। आंसू तक प्रसाद जी रीतिकालीन तथा छायावादी भावबोध की संधि पर स्थित हैं। आंसू एक ऐसा काव्य है जिसमें निरंतरता तथा विकास है। आंसू की घनीभूत पीड़ा और पंत की वियोगी होगा पहला कवि में एक समानता दिखती है, जो रोमांटिक एगोनी कही जा सकती है। आंसू में उक्ति व चित्र बहुत है, जो रीतिकालीन विशेषता रही है। आंसू भी बहुत हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल के करती है काम अनिल का। इसके अलावा आंसू में रहस्य भावना भी भर दी गई है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठी अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। आंसू में अभिव्यक्ति की पूर्णता है। भावाभिव्यक्ति, शब्द योजना, उपमाओं का चयन तथा लयात्मकता, सब में ऐसी एकान्विति तथा एक सूत्रता है, जो संपूर्ण काव्य में एक अद्भुत रवहीन प्रवाह उत्पन्न करती है। टी.एस. इलियट का यह कथन है कि कविता समझ में आने से पूर्व ही संप्रेषित हो जाती है। छायावादी कविता की प्रसिद्धि में आंसू की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रसाद जी उस तरह उग्र, प्रचंड या आक्रोश के कवि नहीं हैं जैसे निराला हैं। वे विषय वस्तु की दृष्टि से उनका परिधि निराला ही नहीं, पंत को भी सीमित है। वहाँ भिक्षुक, मजदूरनी, अधीर, कृषक आदि नहीं हैं और न धोबियों का नृत्य या झंझा के नीम हैं। प्रसाद जी मध्यम संवेदनाओं के कवि हैं, किंतु एक ताप है जो उनकी कविताओं में निरंतर सुलभता बना हुआ है। वह पंत की अधिकांश कविताओं की तरह शीतल, तापहीन नहीं है और न वह पूरी उस शिल्पकृत जड़ता का शिकार होता है जो पंत के बाद की कविताओं में दिखाई पड़ती है। प्रसाद निराला की तरह ठीक उबड़ खाबड़ प्रयोगात्मकता के ढूंढ भी नहीं बनाते। उनमें अपने लक्ष्य की ओर एकोन्मुखता बराबर बनी रहती है। उसी की ओर ऊर्ध्वमुख होकर उनकी कविता अग्रसर होती है। प्रसाद जीवन भर कविता लिखते रहे, जो झरना, आंसुओं और लहरों के प्रवाहों से गुजरती हुई कामायनी में एक जलनिधि बन जाती है। कामायनी पहला उनका काव्य था आंसू और दूसरा है कामायनी। कामायनी छायावाद का अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। महत्वपूर्ण उनका महाकाव्य नहीं, बल्कि उनकी काव्यात्मकता, जीवन दृष्टि तथा अंतर्दृष्टि है। उसकी काव्यत्व की विशेषता है कि सामान्यतः वह गीतों की एक विशाल श्रृंखला प्रतीत होता है, जिसकी वर्णनात्मकता में भी गीतात्मकता है। जैसे चेतना शिथिल सी होती है उन अंधकार की लहरों में, मनु डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में। यहाँ मनु की मन स्थिति का वर्णन है, किंतु वह गीतों की ध्वनि और लय लिए हुए हैं, जो उसकी वर्णनात्मकता में भी सरस अनुभूतियां भर देता है। चूंकि प्रसाद मुख्यतः नाट्य शिल्प के रचनाकार हैं,
इसलिए कामायनी की संरचना में भी उसी की प्राधान्यता है। सर्गों में वर्णित दृश्य मंच की तरह खुलते हैं और कथा का आरंभ नाटकीय संवादों से होता है। जैसे शब्द सर्ग की शुरुआत होती है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कामायनी में रोमांटिक जिज्ञासा के अतिरिक्त दार्शनिक जिज्ञासाएं प्रमुख हैं, जिसमें सेंस ऑफ क्वेस्ट ही नहीं एक तात्विक तलाश भी अंतर्निहित है, जो कथा में उत्तरोत्तर विकसित होती हुई एक विशेष परिणति तक पहुंचती है। कामायनी का प्रारंभ ही बुनियादी प्रश्नों से होता है, तो फिर क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा। कामायनी की जो जिज्ञासाएं उस मानव सृष्टि के बारे में हैं, जो देव संस्कृति के विनाश के बाद मनु और श्रद्धा मिलकर रचते हैं। कामायनी में एक हद तक बुद्धि का विरोध जरूर है। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, और उसे आधी व्याधि की सूत्रधारणी और पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप कहा गया है, जो गार्डियन ऑफ ईडन के ओरिजिनल सिन की याद दिलाता है। पता नहीं प्रसाद मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से परिचित थे या नहीं, किंतु उनकी ये पंक्तियां पैराडाइज लॉस्ट के आदम और हवा की कथा भी याद दिलाती हैं। कामसर्ग में काम को मनु स्वप्नों में देखते हैं, जिसे एक विशेष प्रकार की काव्य शिल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काव्य में ही स्वप्न दृश्य एक मनोवैज्ञानिक आधार लिए हुए है, जिसकी परंपरा प्राचीन साहित्य भारतीय साहित्य में कालिदास तथा स्वप्नवासक दत्ता से चली आ रही है। इस स्वप्न दृश्य में अनेक चाक्षुष बिंब हैं। संपूर्ण कामायनी में चाक्षुष बिंबों की प्राधान्यता है। कामसर्ग में चाक्षुष बिंबों के माध्यम से स्वप्न और यथार्थ घुल मिल जाते हैं। अपनी दार्शनिक दुरूहता के बावजूद कामायनी में जो सहजता, प्रभा और लयात्मक तन्मयता है, वह महज शब्द संयोजन तथा तर्कों के आधार पर नहीं खड़ा है, बल्कि अंतश चेतना के रचनात्मक स्वप्न का ही तरंगित विस्तार है, जो भावनाओं के आवेग से सरभरा है। कामायनी की भाषा के बारे में दिनकर ने लिखा है कि कामायनी में खड़ी बोली का जितना असमर्थ रूप प्रकट हुआ है, उतना और किसी काव्य में नहीं मिलेगा। लेकिन कामायनी में रचनात्मक आवेग इतना प्रबल है कि वह भाषा के पूर्व निर्मित कुल ककारों को तोड़कर बाहर छलक पड़ता है। छंदों को बांधने के लिए भी प्रसाद ने काफी तोड़ा मरोड़ा है। प्रसाद ने ऐसे पदों और वाक्यों का प्रयोग किया है जिनसे वांछित अर्थ व्यक्त नहीं हो पाता। कामायनी को पूर्णतः दार्शनिक काव्य नहीं कहा जा सकता, किंतु उसमें एक जीवन दर्शन प्राप्त करने की छटपटाहट जरूर है। कामायनी के अंत की अपूर्णता किसी दर्शन के अभाव की अपूर्णता नहीं है, लेकिन वहां काव्य में अंतर्निहित दार्शनिक तलाश को शीघ्रता से समेटकर वाइंड अप करने की उतावली जरूर है। यहाँ अंत का कोई उदात्त या प्रशांत चित्र नहीं उपस्थित हो पाता। मार्क्सवादी विचारधारा से पगे हुए मुक्तिबोध राजा प्रजा को संबंधों में भी शोषक शोषित का द्वंद्व देखना चाहते थे। उसमें वोल्विश्विक क्रांति का प्रतिरूप देखना अनावश्यक अपेक्षा है, लेकिन मुक्तिबोध कामायनी की काव्यात्मकता तथा रचनात्मकता की उपेक्षा नहीं करते, जबकि हिंदी के समीक्षक भगवत शरण उपाध्याय को कामायनी में काव्य सौंदर्य का अभाव दिखता है। इस उक्ति पर मुक्तिबोध का जवाब है, कामायनी अपनी कलात्मकता के लिए जीवन समस्याओं के काव्यात्मक चित्रण के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहेगी। उसमें उत्कृष्ट काव्यात्मकता है। उर्वशी, दर्शन और काव्य। धन्यवाद।